महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों नवनीत राणा शिवसेना के बीच में घमासान जारी है। संकट मोचक हनुमान जी को लेकर जो महाविवाद शुरू है वो कहां खत्म होगा यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब नवनीत राणा ने कहा है कि 14 मई को हनुमान आरती की जाएगी दिल्ली में। इस पर महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से क्या रुख रखा जाएगा, क्या उनकी सोच है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ में महेश तपासे जी हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो विवाद शुरू हुआ है, संकट मोचक हनुमान है, उनको नाम उनका सुनते ही सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कष्ट बढ़ रहे हैं। शिवसेना और ये सब जो तनाव चल रहा है, ये कब खत्म होगा, आपको कुछ लगता है? अमरावती की सांसद श्रीमती नवनीत राणा जी वास्तविक रूप से अगर मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं तो उस चीज़ को किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उस चीज़ का स्वागत है। वो महाराष्ट्र में आके, मुंबई में आके भी अगर बांद्रा में किसी मंदिर के परिसर में आके या हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ती तो शायद ये वारदात और ये घटनाएं ना होती। दिल्ली में वो 14 तारीख को हनुमान चालीसा का पठन करने वाली है और हनुमान मंदिर में करने वाली है, ऐसा हमने अभी टीवी पे सुना। ज़रूर उनको करना चाहिए। देश के जो नेता हैं, देश के जो हाल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर कुछ हनुमान जी के आशीर्वाद से संकट मोचन कुछ हो सकता है तो उनका ज़रूर उन्होंने कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूरा जो मसला हुआ, जो मुंबई में बांद्रा में मातोश्री के सामने सारा मसला हुआ, पूरा राजनीतिक रूप था और इसको राजनीति से ही जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे कोई धार्मिक मसला नहीं था, कोई हनुमान चालीसा पठन करने का मसला नहीं था। अगर पठन करने का प्रयास होता तो वार्ताहरों के सामने वो अच्छे से पठन कर पाते। दोनों ही लोग पूरी हनुमान चालीसा नहीं बोल पाए। सिर्फ यहाँ पे मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना, उनके पक्ष को नीचा दिखाना, महाराष्ट्र की सरकार को नीचा दिखाना, ये उनका उद्देश्य था। तो आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि वो अब जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो 14 तारीख की जो रैली मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं बीकेसी में, वहाँ वो जाहिर करें कि किस जगह से वो चुनाव लड़ेंगे, अगर उनको बाला साहब का वो हवाला देती हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या मतलब उनको इस तरह से जाहिर करना चाहिए और फिर से एक नई सियासत का जन्म हो? मुझे लगता है राजनीति में हर एक व्यक्ति ने अपनी कितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी ने ऊंचे स्वर में या बड़े स्वरों में या बड़े अक्षरों का या शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है अपनी जगह पे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और उनको मुझे लगता है कि इस प्रकार से चुनौती देना ये ठीक बात नहीं। नवनीत राणा जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक चीज और उठी है कि हाल में आपने देखा होगा नायर अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी एमआरआई के रूम में उस वक्त में। उसके बाद से कहा गया कि भैया अब कोई भी ऐसी जगहों पर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। नवनीत राणा का लेकिन फोटो सामने आया। अब शिवसेना उस पर एक्शन की तरफ जा रही है, तो इनका कहना है कि जबरदस्ती अस्पताल को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पे क्या लगता है कि ये जो वाकई में आप लोग टारगेट कर रहे हैं बीएमसी के जरिए या फिर लीगल एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक मशीन होती है जिसके अंदर पूरा आपका सर से लेके पांव तक का पूरा एक मैग्नेटिक चित्र उसमें निकलता है। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में सारा होता है तो इसीलिए किसी प्रकार का गन मेटल या किसी प्रकार का दूसरा मेटेलिक डिवाइस अपने हाथ में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार के वीडियो है वहाँ पे स्वाभाविक रूप से जब एक लोक प्रतिनिधि का इलाज चल रहा है, वहाँ पे अगर मीडिया के माध्यम से या किसी और के माध्यम से कोई मेटल ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई फोटोग्राफी की जाती है तो मुझे लगता है कि ये मेडिकली भी उपयुक्त नहीं है। और भूतपूर्व जो हमारी महापौर किशोरीताई पेडणेकर है, उन्होंने यही मांग की कि एक लोक प्रतिनिधि जब एमआरआई उनका हो रहा है तो वहां पे किस प्रकार से मीडिया या बाहर के लोगों ने आके फोटोग्राफी की, इस प्रकार की जांच की उन्होंने मांग की। ये कोई व्यक्तिगत नवनीत राणा जी को टारगेट करने की बात नहीं, एक मेडिकल प्रोसीजर है। उस मेडिकल प्रोसीजर के दरमियान इस प्रकार के लैप्सेस अगर हुए, वो भी ये लोक प्रतिनिधि के संदर्भ में, तो वो मुझे लगता है गंभीर है। एक चीज और, बीएमसी या फिर अन्य पालिकाओं के इलेक्शन डिक्लेयर करने की बात कही है, सियासी हलचल बढ़ चुकी है। उत्तर भारत के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं 40%, तो एक कार्यालय शुरू करने की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की है। आपको क्या लगता है, ये वाकई एक पॉलिटिकल स्टैंड है या फिर उत्तर भारतीयों को कुछ राहत मिलेगी इस कदम से? देखिए, योगी जी दूसरी टर्म के मुख्यमंत्री हैं।
अगर उत्तर भारतीय लोगों को राहत दिलाना चाहते थे तो अपनी पहली टर्म में खोल देते तो मुंबई में कार्यालय। अब उनको एक चीज साफ हुई कि मुंबई महापालिका का चुनाव आ रहा है, मुंबई में उत्तर भारतीयों की तादाद भी ज्यादा है। अब यहाँ पे उत्तर भारतीय लोगों के से संपर्क करने के लिए अब योगी जी कार्यालय खोलेंगे, यहाँ से उद्योग व्यापार किस प्रकार से अपने स्टेट में लेके जाने की कोशिश करेंगे, एक राजनीतिक पूरी तरह से सोची समझी उनकी चाल है। इसके पहले भी एक बॉलीवुड का उन्होंने एक आयोजन किया, सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड के अनेक निर्माताओं को, दिग्दर्शकों को और कलाकारों को बुला के कहा कि मैं यूपी में एक बॉलीवुड का थीम पार्क बनाएंगे वगैरह वगैरह। वो कुछ आगे कुछ बात चली नहीं, लेकिन लोगों ने उनकी चाय पार्टी का जरूर आस्वाद लिया, लेकिन उस प्रकार की कुछ बात हुई नहीं। तो अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय उत्तर भारतीय नेता हैं, या जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जवाबदारी उत्तर भारतीयों के संदर्भ में, शायद उन पे योगी जी का विश्वास नहीं होगा, इसीलिए शायद वो अपना अलग से कार्यालय खोलना चाह रहे होंगे। अच्छा, चुनाव बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी और अमीर महानगर पालिका है, तो हर कोई अपना जो प्रतिनिधित्व है उत्तर भारतीयों को भी देना चाह रहा है। आपकी पार्टी में क्या कुछ सोचा जा रहा है? क्या आपकी पार्टी में भी लोगों को दिया जाएगा कुछ टिकट? नहीं, निश्चित रूप से हमारे पार्टी में शुरुआत से ही अलग अलग पोस्ट पे, मगर स्टार्टिंग में मुंबई अध्यक्ष के पोस्ट से पे भी उत्तर भारतीय समाज के बहुत सारे लोग थे, नेता थे, अभी भी हैं, कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। अब पार्टी संगठन के अंदर भी बहुत अच्छे पैमाने पे हमारा तो उत्तर भारतीय सेल भी महाराष्ट्र के लेवल पे है, और सभी धर्म के, सभी जात के, सभी प्रांत के लोगों को समावेश करने की भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पहले से रही और अभी भी आगे रहेगी। आखिरी सवाल ये रहेगा, सदाभाऊ खोत जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है अजीत पवार जी को लेकर के कि वो बताएं किसकी औलाद हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, और क्या इस तरह की अमर्यादित भाषा राजनीति में सही है? सदाभाऊ खोत जो एक भूतपूर्व मंत्री हैं, उनके पास से इस प्रकार का विवादित बयान की अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने ये इस प्रकार का बयान देके मुझे लगता है कि अपनी ही तुलना बहुत ही लोअर कैटेगरी के दृष्टिकोण से की है। इस प्रकार से उन्होंने नहीं करना चाहिए था। अजीत पवार जी के संदर्भ में आप एक राजनीतिक को जो आपका मसला होता आप बोल सकते थे, लेकिन इस प्रकार के कमेंट्स करके किसी के विषय के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ही गलत तरीके का बयान सदाभाऊ खोत जी का हुआ। मैं पूरी जानकारी के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता को, विशेष करके महाराष्ट्र के नौजवानों को अजीत पवार जी का काम बहुत पसंद है, और सदाभाऊ खोत ने जिस प्रकार की बयानबाजी की तो वो महाराष्ट्र के युवाओं को बिल्कुल भी राज नहीं आएगी। तो ये थे महेश जी जो बता रहे थे कि भले ही कोई कुछ भी कहे, चाहे सदाभाऊ खोत हो या फिर हनुमान चालीसा के मुद्दे पर, एक सवाल रह गया है अहम सबसे। राज ठाकरे जी ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है अपने ही भाई को लेकर, उद्धव ठाकरे, भले ही अलग अलग पार्टी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब इतना तल्ख तेवर कभी देखा नहीं गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका भाई अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है और उसका खुद का राजनीतिक पक्ष है, तो भाई का साथ देते हुए, भाई का हाथ पकड़ते हुए, भाई का हाथ थामते हुए महाराष्ट्र की बागडोर के अंदर अपना एक नया उस एजेंडा लाके और उनको मजबूत कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो बाला साहब ठाकरे के ही विचार मजबूत करने का प्रयास उद्धव ठाकरे जी भी कर रहे हैं, और राज ठाकरे जी कहते हैं कि उस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने भाई के संदर्भ में इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते तो हमें निश्चित रूप से आनंद होता। चुनाव में कुछ फायदा मिलेगा? देखो, राज ठाकरे जी की पार्टी जब बनी तब उनको 14 विधायक महाराष्ट्र ने चुन के दिए। अब उसमें सिर्फ एक विधायक रह गया है, वो भी अगली बार उनकी पार्टी से खड़ा होगा कि नहीं ये पता नहीं। उनको नासिक की मनपा महानगर पालिका लोगों ने दी, उनका महापौर वहां पे बना। आज नासिक में मन से 0 हो गई है, डोंबिवली शहर में मन से 0 हो गई है, और अभी सिर्फ यूज एंड थ्रो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का किया, अभी उनको स्क्रिप्ट तो लिख के दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। राज ठाकरे जी ने अपने जो उनका सम्मेलन हुआ उसमें बोल भी दिया लाउड स्पीकर के संदर्भ में, लेकिन जैसे ही उन्होंने 5 जून का अपना अयोध्या का दौरा की घोषणा की तो वहां पे ब्रिजभूषण शरण सिंह आ गए, भाजपा के सांसद। उन्होंने कहा कि जब तक आप उत्तर भारतीय लोगों से माफी नहीं मांगेंगे, अयोध्या की भूमि पे आपको पैर नहीं रखने देंगे। कल साधु संतों महंतों को जमा कर लिया और 5 लाख लोगों का एक सम्मेलन करते राज ठाकरे जी का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे जी का जो ईगो था
उसको पूरी तरह से पंचर कर दिया। राज ठाकरे जी को यूज एंड थ्रो कर दिया, दरकिनार कर दिया। और जिस प्रकार से राज ठाकरे जी बात कर रहे थे, देखिए 2014 में उनकी अलग भूमिका थी, 19 में अलग है और शायद 24 में फिर से अलग भूमिका होगी। तो ये सारी जो बात कर रहे थे राज ठाकरे जी, उनको भारतीय जनता पार्टी का क्या सियासी दांवपेच है उनको समझ ही नहीं आया। और आज राज ठाकरे जी अकेले पड़ गए। उनके अयोध्या दौरे के संदर्भ में ना योगी जी कुछ बोल रहे हैं, ना महाराष्ट्र के फडणवीस साहब कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ प्रवीण दरेकर जी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप उनको इस प्रकार से दरकिनार करके अपना हाथ छुड़ा लिया। तो ये थे महेश जी जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। स्क्रिप्ट भले ही वो बीजेपी की पढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके साथ कहीं भी इस सियासत में, इस लड़ाई में शामिल होती हुई नजर नहीं आ रही। अविनाश पांडे, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।